Hello friends, this is the fourth lecture of PT 365 updated material. The topic is इकोनॉमी. इकोनॉमी में फिस्कल पॉलिसी पहला टॉपिक है, जिसमें का पहला टॉपिक है 15 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट. आई होप आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में पता होगा, कौन से आर्टिकल में मेंशन है, किसके क्या क्या फंक्शन है. तो फाइनेंस कमीशन आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे. तो फाइनेंस कमीशन जो है वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, प्रेसिडेंट बनाता है अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो आर्टिकल आप याद कर लीजिए, आर्टिकल 280 में आता है. और कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है. फंक्शंस क्या क्या है कमीशन के? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड, कितना टैक्सेस जो मिला उसका प्रोसीड कितना जा रहा है. सप्लीमेंट जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के, उनको 3 टायर गवर्नमेंट जो है हमारी, उसमें रिसोर्स को सप्लीमेंट करना. कोई भी मैटर जो प्रेसिडेंट रेफर करे, और ग्रांट इन एड प्रोवाइड करना स्टेट्स को. ठीक है. तो दीज आर द 4 फंक्शन ऑफ द कमीशन. और 4 फंक्शन में जो 4th फंक्शन है वो प्रेसिडेंट और भी ऐड कर सकता है, जो भी फंक्शन ज़रूरी है. ठीक है. तो 15 फाइनेंस कमीशन ने अभी अपनी रिपोर्ट रिलीज़ की है, जो कि पार्लियामेंट में टेबल की गई है अभी. तो कमीशन के बारे में कुछ जान लेते हैं. तो कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो NK सिंह हैं. तो कौन चेयर करते हैं? NK सिंह चेयर किए हैं. और टाइटल क्या है उनका? टाइटल क्या है फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट का? फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स. ठीक है. कमीशन जो है दो रिपोर्ट सबमिट किया है. पहली रिपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, सेकेंड रिपोर्ट है 21 to 26 पीरियड के लिए. तो दिस इज़ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जिसका पीरियड जो है वो 6 ईयर्स है. ठीक है. 2020 से 26 तक. तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि ये जो है फर्स्ट फाइनेंस कमीशन है जिसका पीरियड जो है 6 ईयर्स है. इसके पहले जो फाइनेंस कमीशन बनी है उनका पीरियड जनरली 5 साल के लिए होता है. ठीक है. और ये पीरियड कौन एक्सटेंड कर सकता है? प्रेसिडेंट एक्सटेंड कर सकता है. ओके. तो दिस इज़ फाइनेंस कमीशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंस कमीशन. नाउ लेट्स कम टू टर्म ऑफ रेफरेंस जो है 15 फाइनेंस कमीशन का, वो कैसे है प्रीवियस कमीशन से डिफरेंट है. ठीक है. तो इन्होंने बताया कि फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप, इन्होंने बोला है कि जो भी फाइनेंस कमीशन जो भी हमारी कमीशन है वो रिव्यू करेगी करंट फाइनेंसेस जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हैं, और जो भी उसमें फिस्कल डेफिसिट होगा उन सबको कंसोलिडेट करेगी. ठीक है. फिस्कल मैनेजमेंट करेगी. इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में इन्होंने क्या बोला है कि ये कमीशन बोलेगी कि आप इवेल्युएट करिए इम्पैक्ट ऑफ GST. ठीक है. जो कि हमारा कंपनसेशन हुआ, जो कि हमारा जो लॉस हुआ है GST इम्प्लीमेंटेशन में, तो उसके जो लॉस का है, जितना भी लॉस हुआ है रेवेन्यू का 5 साल में, उनको कंपनसेट करिए. और बहुत सारे सेसेस जो हैं उनको एबॉलिश करिए. मेजरेबल परफॉर्मेंस इंसेंटिव, ये जो है जो भी स्टेट्स हैं हमारे, वो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव जो भी वो परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से ये चीज़ें जो टैक्सेस वगैरह हैं, जो चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी. फिर यूजिंग 2011 पॉपुलेशन अगेंस्ट 1971 पॉपुलेशन डेटा. तो 1970 अभी तक जो हमारी फाइनेंस कमीशन थी वो हमारी 1971 का पॉपुलेशन डेटा यूज़ करती थी. बट ये जो कमीशन आई है वो 2011 का पॉपुलेशन डेटा यूज़ करेगी, जिसके कारण अभी आपने देखा होगा कि यही जो इशू है सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, क्योंकि हमारी जो सदर्न स्टेट है उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, और हमारी जो यूपी एंड बिहार है उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की है. तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको लगता है कि सदर्न स्टेट को कि हमारी जो फाइनेंस कमीशन है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है उनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, उनको ग्रांट ज़्यादा मिलेंगे, और हमारे सदर्न स्टेट को नहीं मिलेंगे. तो ये जो है एक्टिव अपोजिशन है सदर्न स्टेट का कि आप 1971 का पॉपुलेशन डेटा ही यूज़ करिए. ठीक है. अदर यूनिक डिमांड्स जो हैं उन्होंने नॉन लैप्सेबल डिफेंस फंड क्रिएट किया है. नॉन लैप्सेबल डिफेंस फंड का मतलब होता है, नॉन लैप्सेबल का मतलब होता है कि जो भी फंड अगर करंट ईयर्स के लिए आपने दिया है, करंट ईयर के लिए दिया है कि आप इस काम के लिए ये फ़ंड ले रहे हो और इस साल वो करो, तो अगर जो भी फ़ंड उसके काम के बाद बच जाएगा, जो भी एक्सेस फंड होगा वो नॉन लैप्सेबल होगा. ठीक है. वो अगले साल के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो. फिर रिव्यू प्रेजेंट अरेंजमेंट रिव्यू करेंगे फाइनेंस डिज़ास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव की. तो दीज आर द टर्म ऑफ रेफरेंस जो कि 15 फाइनेंस कमीशन की है. नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द रिकमेंडेशन गिवन बाय 15 फाइनेंस कमीशन. ठीक है. 2021-26 पीरियड के लिए, क्योंकि 2021 तो हमारा निकल गया, अब 2021 से 26 पीरियड के लिए. तो सबसे पहले आते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन. तो वर्टिकल डिवोल्यूशन आपको पता होगा, अभी फाइनेंस कमीशन जो है, पहले जो हमारी 14 फाइनेंस कमीशन थी उन्होंने 42% रखा था, बट 15 फाइनेंस कमीशन ने उसको वर्टिकल डिवोल्यूशन को बोल दिया है 41% रखना है. 41% क्यों? 1% लॉस इसलिए, 1% इसलिए उन्होंने चेंज किया क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस चेंज हुआ है. जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है 2 UTs बन गए हैं.
ठीक है। और ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू फॉर 5 ईयर पीरियड जो है उन्होंने बोला है एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए 135.2 लाख करोड़। और उसमें से डिविजिबल पूल मतलब होता है कि जो भी आप सेसेस और सरचार्जेस वगैरह निकाल देते हो तो उसको हम बोलते हैं डिविजिबल पूल, वो कितना होना चाहिए 103 लाख करोड़। ठीक है, तो ये होना चाहिए हमारा। तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो होता है 135.2 लाख करोड़ होना चाहिए, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है। और जो हमारा डिविजिबल पूल होता है वो 103 लाख करोड़ होना चाहिए। ठीक है। नाउ कम टू हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन जनरली ये 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। स्टेट का नीड क्या है, स्टेट को किस लिए ज़रूरत है, स्टेट की इक्विटी कितनी है, स्टेट्स के बीच में कितना मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं, और परफॉर्मेंस कैसा है स्टेट का। इन 3 बेसिस पे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन किया जाएगा। और इन तीनों बेसिस को बैलेंस करने के लिए उन्होंने 6 इंडिकेटर 6 क्राइटेरिया यूज़ किए हैं। तो पहला क्राइटेरिया है इनकम डिस्टेंस। तो आप मुझे बताइएगा कि किस स्टेट का इनकम डिस्टेंस मेजर करने के लिए किस स्टेट का इनकम डिस्टेंस लिया है फॉर मेजर द अदर स्टेट के इनकम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एरिया है सेकेंड, पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक एंड परफॉर्मेंस है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड टैक्स एंड फिजिकल ट्रांसफर। तो दीज आर द 6 इंडिकेटर्स। आप इसको रट लीजिए क्योंकि जनरली पूछ सकता है व्हाट आर द 6 इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। सो यू हैव टू मग इट अप बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये इनकम डिस्टेंस हो गया एंड ऑल। नाउ लेट्स कम टू ग्रांट टू स्टेट्स। ठीक है, ग्रांट टू स्टेट। तो सबसे पहले आते हैं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। तो उन्होंने बोला है कि 17 स्टेट को ग्रांट मिलेगा 2.9 लाख करोड़ जिन्होंने रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट किया है। ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट भी देंगे जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। बट ये पोर्शन किस में दिया जाएगा, अगर स्टेट के परफॉर्मेंस कैसा है उस हिसाब से ये दिया जाएगा ग्रांट। फिर स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट, जैसे कि स्टेट स्पेसिफिक में कमीशन ने रिकमेंड किया है कि 0.5 लाख करोड़ दिया जाएगा जो कि सोशल नीड, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए यूज़ होगा। फिर ग्रांट टू लोकल बॉडीज़। ठीक है, टोटल ग्रांट लोकल बॉडीज़ को कितना दिया जाएगा, रुपीज़ 4.36 लाख करोड़ जो कि परफॉर्मेंस लिंक्ड होगा। और ग्रांट जो है लोकल बॉडीज़ को अदर देन अगर हेल्थ ग्रांट देखा जाए वो स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन और कितना एरिया है, विथ 90% एंड 10% वेटेज रिस्पेक्टिवली। 90% ऑन पॉपुलेशन एंड 10% जो है एरिया पे वेटेज है। और कोई भी ग्रांट नहीं दिया जाएगा लोकल बॉडीज़ को अगर मार्च 2024 तक स्टेट ने स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं की है, तो उसको कोई भी लोकल बॉडीज़ जो हैं उनको ग्रांट नहीं दिया जाएगा। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो यू हैव टू लर्न इट। तो नो ग्रांट्स विल बी रिलीज फॉर द लोकल बॉडीज़ आफ्टर मार्च 2024 अगर उन्होंने स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं बनाई है। फिर आते हैं डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट। कमीशन ने बोला है कि जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है सेंटर और स्टेट के बीच का डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, वो कितना होना चाहिए, 90:10 होना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिमालयन स्टेट के लिए, एंड 75:25 होना चाहिए अदर स्टेट्स के लिए। ठीक है, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड जो है उसका कॉर्पस कितना है 1.6 लाख करोड़। ठीक है, इंक्यूबेशन ऑफ न्यू सिटीज़, फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि 8,000 करोड़ स्टेट्स को देंगे कि आप एक न्यू सिटीज़ बनाइए। ठीक है, और 1,000 करोड़ देंगे फॉर 8 न्यू सिटीज़। ठीक है, फोकस किस पे होगा, अर्बन ग्रांट्स फॉर मिलियन प्लस सिटीज़, एयर क्वालिटी एनहांस करना है, सर्विस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो इस चीज़ के लिए वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ग्रांट टू स्टेट जो फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किए हैं। फिर टोटल ट्रांसफ़र क्या आता है, अभी हमने देखा जो हमारा रेवेन्यू जो हमारा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है वो कितना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड टू राइज कितना हो जाएगा 135.3 लाख करोड़। तो इंक्लूडिंग टोटल ग्रांट्स जो है ₹10.33 लाख करोड़ होना चाहिए, और टैक्स डिवोल्यूशन जो है 42.2 लाख करोड़। ठीक है, एग्रीगेट ट्रांसफ़र जो स्टेट को करना है वो 50.9% से करना है ऑफ डिविजिबल पूल ऑफ 2021-26 पीरियड। टोटल ट्रांसफर्स क्या होते हैं, डिवोल्यूशन प्लस ग्रांट जो कि कितना कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 34% ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द यूनियन। ठीक है, तो दिस इज टोटल ट्रांसफर। नाउ लेट्स कम टू फिजिकल मैनेजमेंट एंड कंसोलिडेशन रोड मैप। तो कमीशन ने अभी बोला है, सजेस्ट किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है उसको डिक्रीज़ करना है आपको 4% ऑफ जीडीपी बाय 2025 एंड 26। और जो स्टेट गवर्नमेंट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो कि फिजिकल डेफिसिट है वो कितना डिक्रीज़ करना है 4% इन 2021-22। ठीक है, 3.5% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 2022 एंड 23 एंड 3% ड्यूरिंग 23
2026 तक, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एनुअल बोरोइंग भी जो है स्टेट कर सकते हैं 0.5%, अगर वो पावर सेक्टर जो रिफॉर्म्स है वो ला रहे हैं अपने स्टेट में, जैसे कि पहला है रिडक्शन इन ऑपरेशन लॉसेस, रेवेन्यू गैप रिड्यूस करेंगे, कैश सब्सिडी को रिड्यूस करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यूज़ करेंगे, और टैरिफ सब्सिडी को एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू डिक्रीज करेंगे। तो इन 4 केसेस में जो है पावर रिफॉर्म्स अगर ला रहे हैं इसको स्टेट, तो 0.5% जो है वो बोरोइंग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू इट्स, ये इन्होंने ये भी रिकमेंड किया है कि हाई पावर इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप बनाएंगे जो कि रिव्यू करेगी FRBM एक्ट को, और न्यू FRBM एक्ट फ्रेमवर्क बताएगी सेंटर और स्टेट के लिए, जो कि इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बिटवीन इंटरमीडिएट इनपुट्स एंड फाइनल आउटपुट प्रेजेंट इन GST नीड टू बी रिजॉल्व। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आपको पता होगा, ये क्या होता है कि जब रॉ मटेरियल पे जो टैक्स है वो ज़्यादा लगता है एज़ कंपेरिजन टू फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को कम करने के लिए बोला है। रेवेन्यू न्यूट्रलिटी ऑफ GST को रिस्टोर करना है, कि रेवेन्यू न्यूट्रलिटी रेट क्या होता है कि जब भी हम कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट देते हैं और ये सब देते हैं, तो जो भी हमारा रेवेन्यू लॉस होता है जिसकी वजह से वो जो है सेम रहे। तो प्री GST रेट जो है और GST के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन रेट है वो सेम रहे, इसके लिए रेवेन्यू न्यूट्रलिटी लाया गया है। और कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाना है फॉर पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, जो कि डेवलप किया जाएगा, और इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल इस्टेब्लिश की जाएगी, ठीक है। तो इस इज कॉल्ड फिजिकल मैनेजमेंट एंड कंसोलिडेशन। नाउ कम टू अदर रिकमेंडेशंस। तो इन्होंने बोला है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ़ंड, ठीक है, उसको सेटअप करना है स्टेट एंड नेशनल लेवल डिज़ास्टर रिस्क मिटिगेशन फंड इन लाइन विद डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड उन्होंने बोला है एक सेपरेट नॉन लैप्सेबल फंड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सेटअप करिए। कमीशन जो है 1000 करोड़ जो है वो पर एनम प्रोवाइड करेगी किसको, जो CRPF में है, CAPF पर्सनल है, डिफेंस के हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनके वेलफेयर के लिए प्रोवाइड करेगी, जो अपनी लाइफ जो है जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं इन सब ड्यूटीज़ के लिए, इंडिया के लिए। फिर हेल्थ आता है। स्टेट जो है इन्होंने रिकमेंड किया है कि स्टेट जो है अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज़ करें हेल्थ पे 8% ऑफ देयर बजट बाय 2022, और प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए वो 2/3 ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर बाय 2022 होना चाहिए। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम उन्होंने बोला एक थ्रेशोल्ड फिक्स कर दीजिए एनुअल एलोकेशन की, CS सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में इतना ही एलोकेशन किया जाएगा, अगर उससे कम हो रहा है तो उस CSS सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस आर द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। सो आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकम डिस्टेंस आप मुझे बताइएगा कौन से स्टेट से हम चूज़ कर रहे हैं, किस स्टेट को एज अ बेंचमार्क सेट कर रहे हैं फॉर इनकम डिस्टेंस, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नाउ लेट्स कम टू रिलेटेड न्यूज़। तो सेंटर ने अभी रूल्स को टाइटन किए हैं, प्रोसीजर बताया है, प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ सेंट्रली फंडेड सेंट्रल फंड्स अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में थ्रू न्यू रूल्स। तो उन्होंने बताया है कि ठीक है, जो भी हमारे अबाउट न्यू रूल्स क्या है कि हर स्टेट जो है, स्टेट से सिंगल नोडल एजेंसी जो है हर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए सेटअप करेगी। सेंटर जो है वो फंड रिलीज़ करेगा स्टेट्स के अकाउंट में विद कंसर्न्ड SNA अकाउंट, सिंगल नेशनल नोडल एजेंसी अकाउंट बनाया जाएगा। विद इन 21 डेज सेंटर जो है उसमें फ़ंड रिलीज़ करेगी, और वो जो फंड रिलीज़ करेगी विद इन 40 डेज स्टेट गवर्नमेंट को उसको रिलीज़ करना पड़ेगा स्कीम के लिए, ठीक है। फेस्ड एंड कंडीशनल फंडिंग 25% जो है इनिशियल बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में, नॉट 25% से ज़्यादा सेंट्रल फंडिंग नहीं मिलेगी, और फर्दर फंडिंग जो मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पूरी फंडिंग जो है 75% फंडिंग जो है यूटिलाइज़ करना चाहिए जो स्कीम के लिए दिया जाएगा, ठीक है। जितने भी इंटरेस्ट अर्न किए जाएंगे वो मैंडेटरली किसमें भेजा जाएगा, रिस्पेक्टिव कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ऑल SNA और IAS जो हैं वो मैप किए जाएंगे टू रन पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि है वो ट्रैक करेगा और फंड को मॉनिटर करेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के कुछ न्यू रूल्स, एंड ठीक है। अभी करंटली जो है 30 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जैसे कि मनरेगा हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया, PM आवास योजना हो गया, नेशनल लाइवलीहुड मिशन हो गया, तो ये सब जो है। बट अभी सेंट्रल स्टेट फंडिंग कितनी है, 60:40 एंड 90:10 फॉर वेरियस स्टेट, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। Now let's come to whole price index, very important
बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। तो होल सेल प्राइस इंडेक्स जो है अभी राइज हुआ है 7.39% मार्च में, जो कि हाईएस्ट है होल सेल इन्फ्लेशन रेट सिंस अक्टूबर 2012। ठीक है, होल सेल प्राइस इंडेक्स होता क्या है? होल सेल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो चेंजेस प्राइस में बताता है एट अ होल सेल लेवल। ठीक है, एक रिटेल लेवल होता है, एक होल सेल लेवल होता है। रिटेल लेवल क्या होता है? जिससे हम कस्टमर्स एज इन हम लोग जाके खरीदते हैं। होलसेल लेवल जो दुकान वाले होते हैं वो होलसेल में जो चीज़ें लाते हैं उसको हम होलसेल लेवल बोलते हैं। तो एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स जो चेंजेस होते हैं एट अ होलसेल लेवल, दैट इज़ कॉल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये जो है सर्विसेज को कंसीडर नहीं करते, ये सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करते हैं और ये कंज्यूमर प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, रिलीज़ कौन करता है? इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं, वो रिलीज़ करते हैं। बेस ईयर क्या है? 2011-12। और कंपोनेंट्स क्या है? 3 कंपोनेंट्स हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसको हाईएस्ट वेटेड है। तो इसमें जो है हाईएस्ट वेटेज दिया गया है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को, फिर उसके बाद प्राइमरी आर्टिकल्स को एंड देन फ्यूल एंड पावर को। ठीक है, तो लोवेस्ट वेटेज किसको दिया है? फ्यूल एंड पावर को, और हाईएस्ट वेटेज किसको दिया है? मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू सिग्निफिकेंस ऑफ WPI। ये क्या करता है? एक डिफ्लेटर की तरह यूज़ होता है एज अ वेरियस नॉमिनल जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये एस्केलेशन क्लॉज का पर्पस को यूज़ ठीक है, ये पर्पस के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमारा सप्लाई साइड बहुत ज़्यादा हाई हो गया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। WPI एक सब इंडेक्स भी रिलीज़ करता है, WPI फूड इंडेक्स, जो कि फूड आर्टिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स में आता है, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ और फूड प्राइस इंडेक्स के साथ पब्लिश किया जाता है। CSO पब्लिश करता है, जो कि फूड इन्फ्लेशन मॉनिटर करता है। ठीक है, ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ WPI। कंपोनेंट क्या हुआ है हमने बता दिया है, प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं, फ्यूल एंड पावर होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। हाईएस्ट वेटेज जो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को दिया गया है, उसके बाद प्राइमरी आर्टिकल्स को, और लोवेस्ट वेटेज फ्यूल एंड पावर को दिया गया है। ठीक है, now let's come to what are the comparison between consumer price index and wholesale price index। तो WPI अभी मैंने बताया कि वो एज अ बल्क सेल, जो होलसेल लेवल पे हम सेल करते हैं उस पर वो करता है, और CPI जो है रिटेल लेवल पे जो भी हम चेंजेस होते हैं प्राइस में वो हमको बताता है। WPI सिर्फ गुड्स इंक्लूड करता है, CPI गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड करता है। WPI जो है बेस ईयर 2011-12 है और CPI के लिए भी 2011-12 है। पब्लिश कौन करता है? इकोनॉमिक एडवाइज़र। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और CPI नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी। ठीक है, फिर रीज़न फॉर इंक्रीज इन WPI क्यों हुआ है? क्योंकि सप्लाई डिसरप्शन हुए हैं। आपको पता होगा लॉकडाउन के कारण क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन है उतना हाई नहीं हुआ है, पर डिमांड जो है डेली प्रोडक्ट्स की वो हाई ही रही है, जिसके कारण क्या हुआ है, हमारी परचेसिंग पावर डिक्रीज़ हुई है और प्राइस राइज हुए हैं। दूसरा क्या है? डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। आपको पता होगा डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि जब हमारे रुपीज़ की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, जब हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है उसके कारण जो हमारी एज अ कंपैरिजन टू डिमांड हमारी जो सप्लाई है वो कम रहती है, इसलिए हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी, जिसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, ये क्यों इंक्रीज़ हुई? बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, तो लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लोग किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? मनी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ है, मनी की वैल्यू जो है डिक्रीज़ हो रही है। ऑल्सो फॉरेन पोर्टफोलियोज़ जो है आउटफ्लो हो रहे हैं। अब आपको पता होगा जब FPO आते हैं तो हमारे यहाँ डॉलर्स आते हैं, तो हमारी वैल्यू जो है रुपये की वो इंक्रीज़ हो जाती है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, बट फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लो हो रहे हैं, जिसके कारण हमारा रुपी जो है डेप्रिशिएट हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इंपोर्ट्स हमारे कॉस्टली हो रहे हैं। ठीक है, राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज, ऑब्वियसली क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बेसिक मेटल सब्सटेंशियली इंक्रीज इन मार्च 2021। सीजनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो हैं यूजली उनके हायर प्राइस हो रहे हैं। अनरिलायबिलिटी ऑफ डेटा, शार्प राइज एनुअल रेट इन मार्च एट्रीब्यूटेड टू द लो बेस एज डेट ऑफ मार्च। ठीक है, फिर इम्प्लीकेशन क्या होते हैं? इंक्रीज इन रिटेल इन्फ्लेशन, जिसके कारण क्या हो रहा है, हायर इन्फ्लेशन इन होलसेल साइड, इन टर्न इफेक्ट करेगा रिटेल लेवल को भी। पॉलिसी रेट्स कट्स, तो WPI नंबर्स जो हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका मेन मेट्रिक नहीं है, जो कि शार्प राइक इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लुकिंग एट प्रिकॉशनरी रेट। हायर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, इट लीड टू फर्दर इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, पीपल की जो परचेसिंग पावर है वो डिक्रीज़ होगी। डुअल प्रेशर और इकोनॉमी, क्योंकि हायर इन्फ्लेशन और कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन के कारण इकोनॉमी हमारी वीकन हो जाएगी। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, हायर अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह हो सकता है। तो ये हो गया हमारा WPI। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू बॉन्ड यील्ड।
तो ये न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली यूएस ने 10 ईयर्स ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड हैव विटनेस किया है, जिसका शार्प इंक्रीज़ हुआ है बॉन्ड यील्ड, ठीक है, जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी पे इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम सबसे पहले समझते हैं बॉन्ड क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है, कूपन रेट क्या होता है, मैच्योरिटी डेट क्या होती है, फिर बॉन्ड यील्ड क्या होता है एंड हाउ आर दे डिटरमाइन। ठीक है, तो बॉन्ड आपको पता होगा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमने जो लोन लिया है उसमें इन्वेस्टर्स और बोरोवर का जो मतलब लेट्स से दो पार्टीज़ हैं, ए और बी है, और ए को हमारी लेट्स से ए कंपनी है जिसको अभी पैसे चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ। तो एक कंपनी है, वो उसको चाहिए अपने एक्सपेंशन, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए मनी चाहिए, लेट्स से 10,000 रुपीज़ चाहिए। तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टर्स को बॉन्ड इशू करेगा, जैसे कि 100 बॉन्ड इशू किए उसने और 100 रुपीज़ में इशू किए, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स को वो बॉन्ड इशू करेगा, तो इन्वेस्टर क्या करेगा, उन बॉन्ड को लेगा और उन बॉन्ड का प्राइस किसको देगा, ए को देगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन लेंडर और बोरोवर के बीच में, कि वो लोन के डिटेल्स जो हैं और उसकी पेमेंट के डिटेल्स जो हैं वो इंक्लूड करता है उसमें। की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है बॉन्ड के, तो फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमारी लेट्स से हमने कितने रुपीज़ में बॉन्ड इशू किए, तो लेट्स से हमने 100 रुपीज़ में बॉन्ड इशू किए, तो हमारी जो फेस वैल्यू होगी वो 100 हो जाएगी। फिर कूपन रेट क्या होता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जब हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कूपन रेट हमारा इसमें हो गया, लेट्स से यहाँ पे दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट द बॉन्ड इशूअर विल पे ऑन द बॉन्ड, ठीक है। जो बॉन्ड इशू कर रहा है वो कितना इंटरेस्ट रेट पे करेगा उस बॉन्ड पे, तो 5% कूपन रेट जो होता है वो होता है। तो बॉन्ड होल्डर्स क्या करेंगे, वो रिसीव करेंगे 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड एज इन इंटरेस्ट। तो 5% ऑफ 100 जो है ₹5 जो है वो एज अ इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। मैच्योरिटी डेट कि 2 साल में हमको लेट्स से 2 साल के लिए हमको मनी चाहिए, तो मैच्योरिटी डेट हमारी हो गई 2 ईयर्स, ठीक है। तो व्हाट आर बॉन्ड यील्ड्स एंड हाउ आर दे डिटरमाइन। तो बॉन्ड यील्ड इन एसेंस शोज दैट फाइनेंशियल रिटर्न, ठीक है। ऑनर जो होते हैं बॉन्ड के, वो इज़ गोइंग टू गेट फ्रॉम द बॉन्ड एट अ गिवन टाइम, ठीक है। सिंपलेस्ट वर्जन होता है बॉन्ड यील्ड का, क्या होता है फॉर्मूला, कूपन अमाउंट अपॉन प्राइस इंटू 100। तो अगर बॉन्ड की प्राइस कांस्टेंट है तो यील्ड जो हमारा कितना होगा, कूपन रेट के इक्वल हो जाएगा। बट बॉन्ड प्राइजेस जनरली हमारे कांस्टेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे वो चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी और इंटरेस्ट रेट के वगैरह से, ठीक है। तो बॉन्ड अगर बॉन्ड के फ्लक्चुएशन हुआ तो बॉन्ड जो है 2 सिनेरियोज में बेचा जाता है, बॉन्ड ट्रेडिंग एट प्रीमियम। तो लेट्स से यहाँ पे देखिए, बॉन्ड इशू एट फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ में हमने बॉन्ड को इशू किया, जिसकी फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ है और कूपन रेट हमारा 5% है। तो अगर हम प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, 20% प्रीमियम दे रहे हैं, तो बॉन्ड का प्राइस कितना हो गया, 1200 हो गया। तो हमारा जो बॉन्ड का प्राइस जो हो गया 1200 हो गया, तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ गया, तो यील्ड हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोला है, हायर प्राइजेस बॉन्ड रिजल्टिंग इनटू लोअर यील्ड। तो यील्ड जो हमारी बॉन्ड की वो कूपन रेट से कम हो जाएगी। अगर बॉन्ड जो है हम डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, तो 800 मतलब 20% डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, तो 1000 का 20% 800 हो जाएगा। तो हमारी जो बॉन्ड की प्राइस है वो कम हो गई, तो हमारी यील्ड क्या हो जाएगी, वो इक्वल हायर हो जाएगी कूपन रेट से, और यील्ड जो हमारी ग्रेटर हो जाएगी, मतलब हायर हो जाएगी, ठीक है, बॉन्ड प्राइस से। तो इशूअर्स जो हैं बॉन्ड के, वो क्या करेंगे, ₹1000 पे करेंगे मैच्योरिटी टाइम पे। 2 साल के मैच्योरिटी के बाद इशूअर्स जो हैं हमारे बॉन्ड के, वो 1000 रुपीज़ पे करेंगे, किसको, ऑनर ऑफ द बॉन्ड, जिसने बॉन्ड दिया है, ठीक है, उसको हम 1000 रुपीज़ पे करेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड बॉन्ड एट प्रीमियम एंड बॉन्ड एट डिस्काउंट। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि बॉन्ड यील्ड जो है और बॉन्ड प्राइस जो है उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो अगर हमारा बॉन्ड प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी बॉन्ड यील्ड कम होगी, और बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है तो हमारी बॉन्ड प्राइस कम होगी, ठीक है। तो हाउ बॉन्ड यील्ड इंटरैक्ट विद अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स, तो इंटरेस्ट रेट और मॉनेटरी पॉलिसी से हम देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है मार्केट में इनडायरेक्टली डिटरमाइन करता है कि कितना मार्केट रेट ऑफ रिटर्न होगा फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बॉन्ड यील्ड जो है आर इवेल्युएटेड अगेंस्ट द मार्केट रिटर्न, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि हमारा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 10% है और बॉन्ड कूपन रेट जो है हमारा 5% है, तो हमारा जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस पे रिटर्न जो है हमारा 10% है,
पर कूपन रेट 5%, इंटरेस्ट उनको कम मिल रहा है, तो उनका प्राइस जो है बॉन्ड का, उसका बॉन्ड का प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसके कारण बॉन्ड यील्ड हमारा बढ़ जाएगा। बट अगर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 1% है और बॉन्ड कूपन रेट 5% है, तो इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड अट्रैक्टिव होगा और उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, तो बॉन्ड यील्ड हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, स्टॉक प्राइसेस में गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स जो होते हैं जनरली एक रिस्क फ्री रेट होते हैं जो कि मार्केट रेट में होते हैं। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड हायर है तो रिटर्न जो है प्रोवाइडेड बाय स्टॉक मार्केट जो है वो लेस अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइजेस जो हैं हमारे कम हो जाएंगे। सेम एज एन इफ़ द यील्ड्स आर लोअर अपोजिट आउटकम्स वुड टेक प्लेस। ठीक है, तो दिस इज स्टॉक प्राइसेस एंड ऑल। और हायर बॉन्ड यील्ड जो है इनडायरेक्टली क्या पुशअप करेगा, बोरोइंग कॉस्ट कंपनी की बढ़ाएगा, और इंडिविजुअल्स जो भी इंडिविजुअल्स हमारे बॉन्ड को वो कर रहे हैं, तो उनकी हाई बॉन्ड यील्ड अगर हो जाएगी तो बोरोइंग कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, ये रिड्यूस कर देगा अर्निंग किसकी, शेयर होल्डर्स की एज अ डिविडेंड, और डायरेक्टली अफेक्ट करेगा बजट ऑफ रिटेल बोरोवर्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द बॉन्ड यील्ड। हाउ व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड ऑन इंडिया। तो इंडिया में कैसे इम्पैक्ट होगा, तो सिंस कैपिटल फ्लोस एक कंट्री से अदर कंट्री में कैपिटल फ्लो होता है, ठीक है, जो कि मार्केट डायनेमिक्स चेंज करता है लार्ज स्केल इकोनॉमी में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। तो इम्पैक्ट क्या होगा, डिक्रीज फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली यूएस के अगर यील्ड हाई हो रहा है तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कम होगा, क्योंकि यूएस इज़ अ सोर्स ऑफ फ्लो इनटू इक्विटी मार्केट और अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो रेस्ड जो है यूएस के राइज हो जाएंगे, और उनके उनका जो मनी है इन डोमेस्टिक बॉन्ड लिक्रेटिव फॉर कंट्रीज इन्वेस्टर्स। ठीक है, कंट्रीज जो हैं वहाँ जाएंगी, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ जाएंगे। पोटेंशियल डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, ऑब्वियसली हमने देखा फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लो होंगे तो हमारी डेप्रिशिएट होगी रुपी, और ड्राइविंग अप डोमेस्टिक बोरोइंग कॉस्ट। इफ बॉन्ड यील्ड इन यूएस push up yield in India, then it can affect returns of the company by increasing the borrowing cost। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड यूएस बॉन्ड यील्ड। इम्पैक्ट क्या होगा इंटरेस्ट रेट का, इंटरेस्ट रेट जैसे कि हम देख लेते हैं, इनके बीच में रिलेशन ज़रूर पूछा जा सकता है। तो इंटरेस्ट रेट अगर हाई है तो हमारे बॉन्ड यील्ड भी हाई होंगे पर बॉन्ड प्राइस कम होंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम है तो बॉन्ड यील्ड कम होगा पर बॉन्ड प्राइस जो है हमारा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट कैसे, इसमें अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट अगर हाई है तो लोग हमारे क्या करेंगे, बॉन्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, बॉन्ड ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड ज़्यादा लेंगे तो बॉन्ड की प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड यील्ड, सॉरी ये थोड़ा टाइम लग गया। तो इंटरेस्ट रेट जो है अगर हमारा इंक्रीज़ होगा तो हमारी जो इंटरेस्ट रेट हमारा इंक्रीज़ होगा तो लोग क्या करेंगे, बॉन्ड में हमारे कम इन्वेस्ट करेंगे, तो बॉन्ड के प्राइस जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे और बॉन्ड यील्ड हमारा बढ़ जाएगा। और अगर इंटरेस्ट रेट कम है हमारा तो लोग क्या करेंगे, बॉन्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पे उनको हायर रिटर्न्स मिलेंगे। तो बॉन्ड में जब ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे और बॉन्ड यील्ड हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स कम टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम। तो अभी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लाई है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, जो कि क्या परचेस करेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेस करेगी वर्थ ऑफ 1 लाख करोड़ इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। ये क्या है, ये अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो सिमिलर ओपन मार्केट ऑपरेशन के जैसे होता है। आई होप आपको पता होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन वो होते हैं जो साइमल्टेनियसली परचेस और सेल करते हैं जीसेक बाय आरबीआई। आरबीआई जो है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट जो है मार्केट में परचेस करती है, कभी जीसेक और कभी सेल करती है। परचेस कब करती है जीसेक, जब उसको लिक्विडिटी बढ़ानी होती है, और सेल कब करती है, जब लिक्विडिटी उसको मार्केट से कम करनी होती है। ठीक है, डिफरेंस क्या है ओएमओ और जीएसएपी में। आरबीआई जो है ओएमओ के अंदर पीरियोडिकली परचेस करती है गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, बट जीएसएपी के अंदर आरबीआई जो है अपफ्रंट में कमिट करती है, सेंट्रल बैंक जो है अपफ्रंट में कमिट करती है मार्केट से कि वो परचेस करेगी इतने वर्थ ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट का बॉन्ड। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीएसएपी एंड ओएमओ। ठीक है, तो ये डिफरेंस है।
नाउ लेट्स कम टू कैपिटल गेन्स टैक्स। तो रिसेंटली फाइनेंस बिल 2021 ने प्रपोज किया है अमेंडमेंट इन कैपिटल गेन्स टैक्स। तो हाउस तो कैपिटल क्या अमेंडमेंट किया है कि उन्होंने अमेंडमेंट किया है कि वो क्या करेंगे, कैपिटल गेन्स टैक्स जो है इम्पोज करेंगे किसी भी एसेट्स और शेयर्स में जो कि कोई भी पार्टनर और कंपनी रिसीव करती है व्हेन ही और शी रिटायर्स। ठीक है, ये गाइडलाइन ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि पार्टनर कोई भी मनी रिसीव करती है एसेट के फॉर्म में और एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर नया फॉर्म बना रहे हैं, एसोसिएशन बना रहे हैं, तो जो भी प्रॉफिट और गेन होता है उस फॉर्म से वो चार्जेबल होगा एज एन कैपिटल गेन्स। ठीक है, फर्दर जो है टैक्स जो है लेवी होगा ऑन नोशनल गेन जो कि डिफरेंस रिलाई होता है फ्रॉम फेयर मार्केट वैल्यू एंड एक्चुअल कॉस्ट इन केस ऑफ एसेट ट्रांसफ़र। तो लेट्स अंडरस्टैंड, इससे हम देखते हैं समझते हैं क्या आता है। हाउ CGT सॉरी कैपिटल गेन्स टैक्स इज लेवीड। एक्शन क्या होता है, तो एक्शन में देखते हैं कि हम कैपिटल एसेट्स खरीदते हैं, उसका हमको क्या मिलता है, हम कॉस्ट ऑफ बाइंग, ठीक है, हम उसको पैसा देते हैं। होल्डिंग एंड डेवलपिंग एसेट, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको कॉस्ट रखनी पड़ती है। और सेलिंग ऑफ एसेट्स के लिए रेवेन्यू जो है हमको एसेट्स को सेल करने से मिलते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू उसको बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ बाइंग और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस को क्या बोलते हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट जो हमारा है, और रेवेन्यू जो हम सेल करते हैं तो हमको फेयर मार्केट वैल्यू जो मिलती है। तो कैलकुलेशन क्या होगा, तो नोशनल गेन हमारे क्या होंगे, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो हमको जो फेयर मार्केट वैल्यू के जो सेल करने के बाद मिला उसके एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करके कितना मिला वो। ठीक है, तो कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है, टैक्स जो लेविड होता है किस पे, नोशनल गेन पे। ठीक है, तो 10% ऑफ 1 लाख, तो 10,000 जो होगा हमारा कैपिटल गेन्स टैक्स होगा। ठीक है, तो कैपिटल गेन्स टैक्स होता क्या है, ये जो टैक्स है किस पे लगता है, ऑन ग्रोथ ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना आपका ग्रोथ हुआ है इन्वेस्टमेंट करने पे। ठीक है, जो कि किसी भी इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशन पे लग सकता है। फॉलोइंग की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ठीक है, कैपिटल गेन्स टैक्स के, तो टैक्स जो है वो किसी भी अनसोल्ड इन्वेस्टमेंट पे अप्लाई नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप सोल्ड ही नहीं कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट कहाँ से गेन होगा, तो अनसोल्ड इन्वेस्टमेंट पे अप्लाई नहीं होगा। स्टॉक्स जो अप्रिशिएट होते हैं हर साल, उन पे कैपिटल गेन्स टैक्स अप्लाई नहीं होगा जब तक वो सेल नहीं होंगे। ठीक है, फिर कैपिटल गेन्स ट्रीटमेंट ओनली अप्लाइज टू कैपिटल एसेट्स। ठीक है, सिर्फ कैपिटल एसेट्स पे अप्लाई होंगे, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, ज्वेलरी, कॉइन कलेक्शन, रियल इस्टेट प्रोग्राम अमंग अदर्स। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एसेट्स ऑब्वियसली उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि कैपिटल गेन्स टैक्स जो है कैपिटल एसेट्स होंगे, जब सेल होंगे उन्हीं पे लगेगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ये अप्लाइज उन्हीं ट्रांजैक्शन पे होगा जहाँ पे जो कैपिटल इन नेचर हो। ठीक है, जैसे एसेट और लाइबिलिटीज चेंज हो रही हों उन पे लगेगा। ठीक है, कैपिटल गेन्स जो है वो किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी जो है। ठीक है, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी मतलब लेट्स से एक प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी अगर किसी ऑनर की खुद ही की है तो वो सेल नहीं करेगा जब तक, तो उस पर वो एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ ऑनरशिप ट्रांसफ़र करता है। हाउएवर अगर पर्सन ने जो इनहेरिट कर रहा है एसेट, अगर उसको सेल करेगा तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स एप्लीकेबल होगा। कैपिटल गेन्स टैक्स जो है फ्रेमवर्क डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स में डिवाइडेड है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है, विद इन 36 मंथ के अंदर ही जो आप एसेट हेल्ड कर रहे हो तो उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। और लॉन्ग टर्म जो बोलते हैं, जब मोर देन 36 मंथ के लिए आप कोई भी एसेट होल्ड कर रहे हो तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। नाउ लेट्स कम टू इक्वलाइजेशन लेवी। फाइनेंस बिल जो है तो 2021 ने उन्होंने कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं इक्वलाइजेशन लेवी में। इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, इन इंडिया 6% जो है इक्वलाइजेशन लेवी लगता है, जो कि 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, फाइनेंस बिल जब आया था 2016 का, तब ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ये एप्लीकेबल किस पे होता है, जो भी हमारे नॉन रेसिडेंट कंपनीज़ हैं बिना परमिशन के इंडिया में वो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज जो हैं वो यूज़ कर रही हैं, वो उनको पेमेंट प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, उसी को इक्वलाइजेशन लेवी बोलते हैं, अगर उनका एक्सीडेड हो जाता है 1 लाख पर ईयर से। ठीक है, ये जो है अभी ई कॉमर्स कंपनीज भी इंक्लूड कर लिया है, उन पे जो है 2% सरचार्ज भी लगेगा ऑन अमाउंट रिसीव्ड बाई ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, तो इक्वलाइजेशन लेवी होता क्या है आपको पता हो, आपको मैंने अभी समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार मैं और बता दे रही हूँ। तो जो नॉन रेसिडेंट कंपनीज होती
होती हैं, अगर उनका लेट्स से हम एक कंपनी है, मैं एक नॉन रेसिडेंट इंडियन हूँ, ठीक है, मैंने एक नॉन रेसिडेंट कंपनी में काम करती हूँ और मैंने यहाँ पे एक बिना परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के, यहाँ मैंने इंडिया में कोई कंपनी नहीं खोली, बट हम डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, उसके लिए हमको एक पेमेंट इक्वलाइजेशन लेवी लगता है, उसके लिए हमको पेमेंट देना पड़ेगा जो कि 6% होगा, ठीक है, अगर हमारा जो एक्सीड क्या कर रहा है पैसा 1 लाख पर ईयर से एक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो ई कॉमर्स कंपनीज भी इंक्लूड हो गई हैं। चेंजेस इन फाइनेंस बिल में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, तो रॉयल्टी और फीस जो है टेक्निकल सर्विसेज के लिए वो इक्वलाइजेशन लेवी में नहीं लगेंगी। गुड्स जो है जो इंडियंस ओन कर रहे हैं उन पर कोई भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगी। इक्वलाइजेशन लेवी जो है उन कंपनीज पे अप्लाई होगी जो कि सिर्फ गुड्स बस ओन नहीं कर रहे हैं, जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म में, उनको भी इक्वलाइजेशन लेवी देना पड़ेगा अगर वो ऑनलाइन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स एंड ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जैसे कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ लाइक एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर फॉर सेल, प्लेसिंग ऑफ परचेस ऑर्डर और एक्सेप्टेंस फॉर द परचेस ऑर्डर, ये सब भी कर रहे हैं तो उन पे भी लगेगा। अर्लियर इंडिया ने आर्ग्यू किया था कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लेवी कर जो भी ड्यूटीज़ लेवी कर रही है वो डिस्क्रिमिनेटरी है और restricting the US commerce, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इक्वलाइजेशन लेवी एंड थैंक यू सो मच। ये था इकोनॉमी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैं कल स्टार्ट करूँगी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन।